Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Okay, today we will start our new chapter, Foreign Policy of India या एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ इंडिया, भारत के विदेशों के साथ संबंध और भारत की विदेश नीति। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली सी दिस पिक्चर। आई थिंक आपको कुछ याद आ रहा होगा जो हमने सेकंड चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था फर्स्ट बुक का। ठीक है, उसमें क्या था, हमने गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, उसमें 5 मेंबर थे। ठीक है ना, 5 मेंबर्स में जो शुरुआत की थी 5 मेंबर ने मिलके, ये उनके लीडर्स हैं। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में एज अ कार्टून जो पिक्टोरियल जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आ सकता है आपका। ठीक है, पिक्चर होगी, उसमें पूछा जाएगा कि नंबरिंग होगी कि इस नंबर पे कौन खड़ा है, ये किस देश का है, या इन नेता का क्या नाम है, इनका क्या रोल रहा है। इस तरह के पिक्टोरियल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब पिक्चर बेस्ड होते हैं ना, कार्टून जिसको आप बोलते हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले इस पिक्चर के बारे में ही देखते हैं, फिर हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ये पिक्चर है 1960 की है, 1960 की, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है, इनकी एक संगोष्ठी होती है, मीटिंग होती है गुट निरपेक्ष देशों की। और आपको पता है कि कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में। तो इसमें कौन है, फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद है घाना के एनक्रोमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और यूगोस्लाविया के टीटो के साथ नज़र आ रहे हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर्स ये खड़े हैं 1 2 3 4 एंड 5 हेयर। ठीक है, यू कैन राइट देयर नेम ओके फ्रॉम हेयर। यहाँ से आप इनके नाम लिख लीजिए और उसको याद कीजिए। नाउ कम ऑन ओवरव्यू। हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर में हमारा होगा भारत के विदेश संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में आकार ग्रहण, यानी कि किस तरह से जो परिस्थितियाँ हुई हैं और उसमें किस तरह से संबंध स्थापित किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई है, यानी कि जो हमने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है वो किन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। ठीक है, किन से हमने मोटिवेशन लिया है या किन से हम इम्प्रेस होकर हमने अपनी विदेश नीति में जो जो रूल्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। और इसके साथ करेंगे चीन और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ भारत के रिलेशन कैसे रहे हैं, नॉट चीन एंड पाकिस्तान बोथ। ठीक है, भारत के साथ इन दोनों कंट्री के रिलेशन कैसे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा होगा भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ है, मीन्स जो एटॉमिक पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है, परमाणु नीति जो बनाई है वो किस स्थिति में बनाई है, क्यों बनाई है, उसके ऊपर किसका क्या इम्पैक्ट रहा है, वो हम चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। यहाँ पर हम देखते हैं मेनली, ये आप सारा का सारा रीड केयरफुली इट। ठीक है, ये सारा हमने लास्ट जो बुक में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर किए हैं उसमें सारा आपने अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है, रीडिंग लेने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें यही बताया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत चैलेंजेस थे उसके सामने। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी को स्टेबल करना, कि स्थापित करना, और अपने आप को जो अदर वर्ल्ड की कंट्री थी उनके सामने प्रेजेंट करना कि अब हम आज़ाद हो गए हैं और आज़ाद होने के बाद हम खुद को संभाल सकते हैं। ठीक है, मीन्स खुद को डेवलप करने की जो चैलेंज था उसको फेस करना था सबसे बड़े। ठीक, इसके साथ ही जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत के लिए जो जो प्रॉब्लम फेस की हैं वो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड की हैं। ठीक, साथ ही जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो हमारे सामने पावर्टी की जो प्रॉब्लम थी, यूनिटी की प्रॉब्लम थी, और इसके साथ ही अदर जो डिब्यूट्स थे
वो थे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, वो कैसे हैं, वो एज इट इज़ रह गए। जैसे ही हम आज़ाद हुए पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के टाइम पर ये हुआ कि कौन सा एरिया किस कंट्री के पास है, कितना है। ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 ईयर जो पाकिस्तान ने है इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था 1948 में, जो कश्मीर को अपने अंडर लेना चाहता था। ठीक है, तो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं वो स्टार्टिंग से ही चले आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या हुआ था कि हमें दूसरी कंट्री के साथ भी रिलेशन बनानी है। किस तरह के रिलेशन बनाने हैं वो सारा का सारा फॉरेन पॉलिसी में आता है, विदेश नीति में आता है। ठीक है, हमारी विदेश नीति किस तरह की है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, और विदेश नीति के ऊपर है कि हम जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है उसके ऊपर इम्पैक्ट रहता है किसका, डोमेस्टिक जो कंडीशन होती हैं, घरेलू परिस्थितियाँ होती हैं, और इंटरनेशनल जो भी कंडीशंस होती हैं, बाहरी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन दोनों का इम्पैक्ट किसके ऊपर रहता है, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर रहता है। ठीक है, अगर हमारी आंतरिक परिस्थिति जो इंटरनल कंडीशंस है वही अच्छी नहीं ही हो, अगर हमारी आंतरिक परिस्थिति ही अच्छी नहीं होगी तो हम दूसरों के साथ किस तरह से अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें इंटरनल जो कंडीशंस थी उसको ठीक करना था, उसके बाद हमें क्या करना था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संबंध है दूसरे देशों के साथ वो बनाने थे। ठीक है, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सूझबूझ के साथ काम किया, उन्होंने दोनों काम साथ के साथ किए, एज वेल एज साथ के साथ किया उन्होंने। जैसे ही उन्होंने अपने देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उसके साथ ही उन्होंने दूसरे देशों के साथ संबंध भी स्थापित किए। ठीक, तो उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के साथ हैं बहुत सारे अन्य देश भी आज़ाद हुए थे विद इन 1 और 2 ईयर, 1-2 साल के अंतर में बहुत अलग देश भी आज़ाद हुए थे। श्रीलंका आज़ाद हुआ था, ठीक है, चाइना आज़ाद हुआ था उसी टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया था, जो इस तरह जो देश आज़ाद हुए थे, बहुत सारे देशों ने अपने विकास के लिए कि हमारा डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा, तो उन्होंने क्या किया, जो पावर्स थी, हमने 2 पावर के बारे में पढ़ा है ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट बुक के। तो उसमें क्या था, उसमें जो पावर्स थी अमेरिका और रूस, तो उनके साथ संबंध स्थापित किए ताकि हमारा विकास हो सके। लेकिन भारत के सामने क्या था, विकास तो करना था, भारत के सामने विकास का लक्ष्य तो था, लेकिन भारत चाहता था कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो। उसके बारे में भी हमने गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में जो पढ़ा है, ठीक, वो हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आधार बनाते हुए अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तैयार की थी। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के सैद्धांतिक सिद्धांत है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने चाहिए। रीड हियर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अराइज हो रहे हैं, क्या 1950 और 1960 के दशक में विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल था? कि क्योंकि इसकी स्थापना तो 1967 में हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो गुट निरपेक्ष जो मूवमेंट चला है उसकी नॉन अलाइन मूवमेंट है, तो इसकी स्थापना तो 1967 में हुई थी। तो उससे पहले क्या था, क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। और शांतिपूर्ण नीति को अपनाने के लिए तो क्या भारत सफल रहा कि विदेश नीति है, विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से हम लागू कर पाएंगे, इससे हम झगड़ों से बच जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल रहा है? ठीक है, ये सारा हम चैप्टर में कर रहे हैं। तो गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप फैमिलियर हो तो गुट निरपेक्षता की नीति के लिए कि यही है, हम किसी भी गुट में किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो। ठीक है, यही मतलब था इसका। इसमें क्या रहा है, जो गुट बनाने से पहले क्या हमारे रिलेशन है अदर कंट्री के साथ होना ज़रूरी है।
तो इसका हमें एग्जाम्पल यहीं से मिलता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो वो एरा था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, तो उस टाइम पर भी हमारे रिलेशन हैं अदर कंट्री के साथ अच्छे थे। तो इस बात का प्रूफ कहाँ से मिलता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई है, वो विदेश में रहते हुए बनाई है। इतनी बड़ी फौज तैयार कर ली जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और वो भी बिना किसी सहायता के, सरकारी सहायता के, क्योंकि भारत तो ब्रिटिश के अंडर था, इंडिया तो ब्रिटिश के अंडर था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि आज़ादी से पहले भी जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम पर भी भारत के रिलेशन है, भारत के संबंध है विदेशों के साथ अच्छे थे, और जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे वो भी भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध है वो मजबूत थे। तो इन्हीं संबंधों का फ़ायदा उठाकर या इन्हीं संबंधों के बेस पर, इन्हीं संबंधों के आधार पर भारत ने क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति को एडॉप्ट किया है। तो जिस तरह वो क्यों अपनाई है, जैसे ही 2 खेमे बटे हुए थे, 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, फर्स्ट वन अमेरिका और सेकंड रशिया। तो रशिया के साथ ही क्या था, इसी दौर में क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में किया है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने भी थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था अदर कंट्री के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका था, यूएनओ के ऊपर, जो पावरफुल कंट्री थी, जो वहाँ पर वीटो पावर जिनके पास थी, उनका कंट्रोल था। तो वहाँ से यही लग रहा था, जो छोटे देश थे, विकासशील देश थे, कि हम इन्हीं गुटों के साथ मिल जाएं। चीन में क्या हुआ उस टाइम पर, चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई थी। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में शुरू हुई। पहले उपनिवेशीकरण था, अब अनौपनिवेशीकरण हो गया, यानी कि जो गुट बन गए थे, अब ये होड़ हो गई कि हम इन गुटों, जो ग्रुप बने हुए हैं, कौन देश इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेहरू की भूमिका, कि जो हमारी विदेश नीति है, विदेश नीति में नेहरू जी ने क्या भूमिका निभाई है। नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनको भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। तो जो जनक है, यानी कि पिता है, विदेश नीति का पिता उनको बोला गया है। तो इट मीन्स इनका बहुत इफ़ेक्टिव रोल रहा है विदेश नीति को बनाने में। भारत के अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे थे। ठीक है, अच्छे संबंधों की वजह से सभी देशों के साथ जब अच्छे संबंध थे, तो भारत किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था कि अगर वो अमेरिका के साथ चला जाता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा, अगर रशिया के साथ चला जाता है तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ज़्यादा क्लोज़ कौन था, रशिया भारत के ज़्यादा क्लोज़ था। लेकिन भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है, भारत बीच का रास्ता किस लिए अपनाया, ताकि हम अपना विकास कर सकें, यानी कि हमें आवश्यकता पड़े तो हम दोनों देशों से सहायता ले सकें। इसलिए भारत ने बीच का रास्ता अपनाते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को एडॉप्ट किया। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर दोनों गुटों से, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनसे हम सहायता ले सकें। इसकी क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस पॉलिसी को, इसको आलोचना भी की गई, और इसकी आलोचना करने वाले में सबसे प्रमुख रूप से सामने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के बारे में सोचना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को, और भारत के विकास के बारे में सोचते हुए हमें अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए। ठीक है, अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उनकी जो पार्टी में बढ़त थी, उनके फेवर में लोग ज़्यादा थे, इसलिए जो वो चाहते थे वही हुआ, और उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। इसलिए मेन रोल बोला जाता है यहाँ पर। फिर है 2 खेमों से दूरी।
आपको पता ही है इसके बारे में कि जो दो ग्रुप बन गए थे उन दोनों खेमों से भारत ने दूरी बना के रखी। जैसे ही नाटो बनाया अमेरिका ने, उसके जवाब में वार्सा पैक्ट संधि बना ली किसने? रशिया ने। ठीक, मतलब नाटो में कुछ कंट्री शामिल होगी, कुछ वार्सा पैक्ट में हो गई हैं। ठीक है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना है। संतुलन साधने की कठिन कोशिश थी और कभी कभी ये संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता और कई बार जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता। ठीक है, बैलेंस क्यों नहीं बन पाता? कि क्योंकि जो ब्रिटेन में स्वेज नहर का निर्माण चल रहा था, उस डिस्प्यूट्स को लेकर ब्रिटेन ने क्या है, मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था? नव उपनिवेशीकरण माना गया था इसको। ठीक है, यानी कि पहले नव उपनिवेशीकरण यानी कि नए रूप से जो डेवलप्ड कंट्री थी, विकसित कंट्री थी, वो दूसरी कंट्रियों को अपने अंडर करना चाह रही थी। इसके साथ ही और क्या हुआ था? इसी साल क्या है, सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, ब्रिटेन ने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया, सोवियत संघ ने किसके ऊपर किया? जो रूस था, यूएसएसआर, उन्होंने हंगरी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए थी लेकिन इंडिया ने नहीं की। रीज़न क्या था? क्योंकि वो रशिया के क्लोज था। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। इसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दी। इसके साथ ही ऐसी कुछ एक परिस्थितियाँ आई हैं कि भारत ने उसकी आलोचना नहीं की, लेकिन फिर भी भारत ने क्या है, अपनी जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मैटर्स थे, एक्सटर्नल अफेयर थे जितने भी, उनके ऊपर क्या है, जो अपना रवैया है वो फ्री रखा है। किसी के अंडर नहीं रहे, किसी के दबाव में भारत नहीं रहा है। ठीक है, और यही वजह रही है कि दोनों देशों ने भारत की सहायता की है। मीन्स अमेरिका ने भी सहायता की है, दोनों ग्रुप जो हैं, और रशिया वाला जो ग्रुप है उन्होंने भी भारत की सहायता की है। ठीक, 1950 के दशक में 1950 से 60 का जो दशक था, डिकेड था, उसमें अमेरिका के और भारत के संबंध है वो ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर भी नाराज़ था, क्योंकि हमारे पास में क्या लगता था? रशिया लगता था। तो ऑब्वियसली है कि हमारा पड़ोसी होने के नाते भी रिलेशन अच्छे होंगे, और शुरुआत से भी भारत के और इसके सोवियत संघ के रिलेशन अच्छे थे। इस वजह से भी क्या है, अमेरिका को नाराज़गी थी। तो इस तरह से सारी की सारी जो पॉलिसी अपनाई है, विदेश नीति अपनाई है, वो भारत के विकास को लेकर एक प्लान करके इस विदेश नीति को एडॉप्ट किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।